तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो शायद मैंने कल आपको नहीं बताया प्रीवियस क्लासेस में। एक है एड्सॉर्प्शन, एक है कैटालिसिस और एक है कोलाइड्स। और हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं एड्सॉर्प्शन। ऑलमोस्ट एड्सॉर्प्शन हम लेक्चर नंबर 3 और 4 दो लेक्चर लेंगे, एड्सॉर्प्शन और फिनिश हो जाएगा। ऐसे 2-3 लेक्चर कैटलिस्ट के, 2-3 लेक्चर कोलाइड्स के, तो 10 लेक्चर तक ऑलमोस्ट विल ट्राई टू रैप इट अप। ठीक है, 10 लेक्चर तो लग ही जाएंगे, इतने तो लग ही जाते हैं। बिकॉज अगर एक्चुअल में क्लास होती तो शायद थोड़ा कम टाइम लगता, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। ओके, सो लेक्चर नंबर 3, यूट्यूब चैनल इज इंस्पायरिंग माइंड्स, कीप ऑन वॉचिंग। ठीक है, लाइक करते रहो, वीडियोस को शेयर करो। हाँ, प्रीवियस टॉपिक पढ़ के बैठो, ये बात मैं आपको पहले भी बोलता था, अब भी बोलूंगा। अच्छे से प्रीवियस पॉइंट्स करो। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स भी बनाते रहो। जहां लगता है भी मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, वहां पे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलें फिर। गुड। तो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज आवर टॉपिक, जो कल प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे, वो है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। उसी को कंटिन्यू करते हैं। मेरे को याद नहीं मैंने कितने पॉइंट्स करवाए थे, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं एक बार, कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। चलो, ब्लू ब्लू मिक्स तो नहीं हो रहे ना, समझ जाओगे, समझ जाओगे, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है, सियाने हो गए, अब तो 12th में हो। ठीक है, तो ये आनी चाहिए छोटी छोटी बातें। एक दूसरे को मोटिवेट भी करा करो यार पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छे नंबर लेके आओ, नाम बढ़ाओ, मेरा भी, अपना भी, पेरेंट्स का भी। सारी उम्र प्राउड फील करके घूमोगे भी, हाँ यार हमने 12th में इतना परसेंटेज किया, इस कॉलेज में सिलेक्शन हुई। बहुत मैटर करती हैं ये चीजें। मेरे मदर मेरे को एक बात बोलते थे, वो हमेशा, ठीक है शायद मैंने कम सुनी, उतनी नहीं सुनी जितनी वो बोलते थे, नहीं तो मैं और अच्छा ऑफिसर बनता। वो हमेशा बोलते थे, चाहे तो पहले लाइफ के 20-25 साल बहुत मेहनत कर लो और रेस्ट ऑफ द लाइफ फुल एंजॉय करो, या फिर पहले 20-25 साल एंजॉय कर लो और रेस्ट ऑफ द लाइफ आप सफर करोगे, मतलब बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है ना, उन्होंने की थी मेहनत एंड शी इज अ रिटायर्ड ऑफिसर, तो वो बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट। मैंने शायद कम की थी, तो मेरे को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सुनो बड़ों की बात। हाँ, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। हाँ, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन भी बोलते थे और केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी बोलते थे। ये ग्रीन वाला कलर कम विजिबल है ना, पर फिर भी मैं उठा लेता हूँ। एक तो मेरे कपड़ों से मैच कर जाता है ग्रीन, ग्रीन कलर बहुत चल रहा है आजकल। चलो, नंबर 1 तो बताया था, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में दो, जो एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के ऊपर हेल्ड होता है वो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से हेल्ड होता है। याद आ गया आपको, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, वीक फोर्सेस होंगी। ठीक है, सो क्या है, एड्सॉर्बेट इज हेल्ड ऑन एड्सॉर्बेंट बाय वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। ठीक है जी, तो एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के ऊपर वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से हेल्ड है। याद है ना, जो एड्सॉर्ब होता है वो एड्सॉर्बेट और जिसके सरफेस पे होता है वो एड्सॉर्बेंट। सॉल्वेंट एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट, याद है कल बताया था, जिसके अंदर घोलोगे वो सॉल्वेंट, और जिसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा वो एड्सॉर्बेंट। सॉल्वेंट एड्सॉर्बेंट से कंपेयर कर लो, सोल्यूट एड्सॉर्बेंट से कंपेयर कर लो। कल वाली बातें हैं, प्रीवियस क्लास वाली बातें हैं सारी। हाँ, तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या बताया था मैंने आपको, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा फिजिकल और केमिकल की, आपको और आइडिया हो जाएगा, हाँ यार वाकई में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्सॉर्बेट, खुद लिख लो शाबाश, कोई नई बात नहीं है, इज हेल्ड टू द surface of adsorbent
बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। ठीक है जी, एड्सॉर्बेट इज हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर 2 मैंने आपको बताया था भी हीट इवॉल्व होती है एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में। ठीक है, मैथमेटिकल समझाया था लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 में शायद इसका बेसिक मीनिंग भी बताया था, मतलब पिछले दोनों लेक्चर्स में कुछ पढ़ाया था और मैं भूल गया भी कौन से लेक्चर में क्या बताया था। आपको याद होगा, आप अच्छे से पढ़ते हो, मैं तो एक बार पढ़ा के नहीं देख पाता क्योंकि मेरे को अगले तैयार करने होते हैं। तो लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में मैंने ये बताया था भी जब सरफेस होता है उसके ऊपर अनस्टेबल फोर्सेस होती हैं, तो अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से, अनस्टेबल मॉलिक्यूल की वजह से वो बाहर से एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्ब करता है, तो फिर एनर्जी रिलीज करता है, तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। फिर मैथमेटिकली समझाया था डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए क्योंकि एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज होती है, याद है ना बातें। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 में पक्का बताया था, आप चेक कर लो ध्यान से। तो एक्सोथर्मिक तो है लेकिन इसकी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लो है। हाँ, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट को ही एंथैल्पी भी बोल सकते हो, इज लो। कितनी होती है? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ओके, इसमें क्या लिखेंगे? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, 200 to 400 किलो जूल पर मोल। आप बोलोगे सर ये पिछले वाला आप रिवाइज करवा रहे हो, फिर आगे भी करेंगे, वो अगला टॉपिक भी जल्दी मैं शुरू कर दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये चलो अच्छे से हो जाएगा, वैसे भी पेपर में आने वाला है ये। ठीक है, हाँ, तो फिजिकल का फिजी ले लिया, ऑप्शन एड्सॉर्प्शन का ऑप्शन ले लिया। ठीक है, मैंने कल बताया भी, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, 200 to 400 किलो जूल, ठीक है, पर मोल, मतलब ज्यादा हीट इवॉल्व होती है क्योंकि यार बॉन्ड बनता है ना, केमिकल बॉन्ड बनेगा तो हीट होगी, उसमें वीक फोर्सेस है। बड़ी सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो यार फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस। जैसे फिजिकल आप अपने किसी बेसिक चाहते हो किसी बंदे की हेल्प कर दो, तो वो थोड़ी वीक फोर्सेस होती हैं, आप किसी हेल्प कर पाओगे क्योंकि आपको लगता है भी यार मेरे पास अब और भी चीजों को देखना है। लेकिन आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है या कोई बर्थडे होता है या कोई पार्टी होती है या कोई कुछ भी होता है, तो आप बड़ा केमिकली बॉन्ड होता है, तो आप अच्छे से इन्वॉल्व होते हो। एक मुहावरा भी है, इडियम भी है इंग्लिश का, आपने सुना होगा, ब्लड इज थिकर देन वाटर। सुने? ब्लड इज थिकर देन वाटर का मतलब होता है अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। तो केमिकल बॉन्ड में अपना बन जाता है वो मॉलिक्यूल, तो ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी सारी धन दौलत सब लुटा देते हैं, वो सारे पैसे उनके ऊपर खर्च करते हैं, सारे कंफर्ट्स देते हैं उनको। बाहर वाला कोई बंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका केमिकल बॉन्ड है, और फिजिकल बॉन्ड मतलब आपके फ्रेंड आपके ऊपर कितने पैसे खर्च कर देंगे, 2000 4000, वो भी वो रिटर्न करने की वो एक्सपेक्ट करेंगे भी आप उनको वापस करो। पेरेंट्स तो नहीं कभी एक्सपेक्ट करते भी आप उनके पैसे वापस करो। यही रीजन समझा रहा हूं, केमिकल बॉन्ड बनेगा तो हीट हाई होगी, फिजिकल है तो हीट कम है। ठीक है, एग्जांपल्स मैं बहुत दे सकता हूं, मैं इतनी इसलिए नहीं देता यार, टाइम बहुत वेस्ट होता है, नहीं तो कॉन्सेप्ट की एग्जांपल्स तो मैं बहुत दे सकता हूं, बहुत ज्यादा। चलो अच्छा, नेक्स्ट समझने की कोशिश करो। ये पॉइंट आपको एग्जांपल्स में समझ आ जाएगा, मैं कोशिश करता हूं साथ में एग्जांपल्स भी देता हूं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, इट इज रिवर्सिबल। ठीक है जी, मतलब आप इसे एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट से रिमूव कर सकते हो। डीसॉर्प्शन जो कल बताया था, प्रीवियस क्लासेस में बताया था, डीसॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, तो आप एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट से अलग कर सकते हो, हो जाएगा, रिवर्सिबल होता है। ये कंपैरेटिवली इरिवर्सिबल होता है, कंपैरेटिवली नहीं, काफी हद तक इरिवर्सिबल होता है। क्योंकि जब एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के ऊपर आता है तो वो केमिकल बॉन्ड बना लेता है। जब केमिकल बॉन्ड बना लेता है तो सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, मुश्किल मतलब वो अब एक नया सब्सटेंस बन चुका होता है, नया सब्सटेंस ही रिमूव होगा, तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट की स्टेट में फर्क आ चुका होगा, समझ लो आप।
इसे रिवर्सिबल बोलोगे, इसे इरिवर्सिबल, मतलब डिसऑप्शन करवाया जा सकता है, डिसऑप्शन आसानी से नहीं करवाया जा सकता, बहुत मुश्किल से शायद कुछ करवा लो, वैसे जनरली नहीं होता, 99% इट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, एक आध केस में इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि एक्सेप्शनल केस कभी कोई ना कोई मिल जाता है, फिर आप बोलोगे सर आपने बोला था ऐसा होता है, नहीं, तो 99% ये इरिवर्सिबल होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले ये 3 पॉइंट्स फटाफट देखो, नोट करो, रब करें जल्दी से, शाबाश। चलो जी, वीक वॉन्डरबल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, लो हीट, हाई हीट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। चलो आगे कर दे रब, नहीं किया जिन्होंने अब तक वो स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 4 5, ओके डन। चलो काउंटिंग का मतलब है फटाफट 5 तक गिनने तक ले लिया करो, इंपॉर्टेंट बहुत है, पेपर में आने वाला, लिखा नहीं मैंने, एक्सपेक्टेड इन बोर्ड्स या कंपटीशन में कोई क्वेश्चन बनेगा इसके बीच में से, ठीक है, 2 और 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, पंजाब बोर्ड में भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। तीन हो गए, फोर्थ पॉइंट, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो जनरली लो टेम्परेचर्स पे होता है। क्यों, इस बात को समझ दो थोड़ा सा, मैं आपको हिंट दे दूं, पहले समझा दूं, यहाँ पे समझा देता हूं। मैंने आपको बताया था भी इसका अभी डेल्टा एच नेगेटिव है ना, तो एब्जॉर्प्शन अगर है तो उसका डेल्टा एच नेगेटिव है, और अगर डिसऑप्शन होगा तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का डेल्टा एच नेगेटिव, डिसऑप्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव, समझना इस बात को। तो अगर आप हाई टेम्परेचर करोगे तो डी चार्टल प्रिंसिपल पता है वो किस तरफ लेके जाएगा, इसे डिसऑप्शन की तरफ लेके जाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन हमेशा लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई बॉन्ड तो बनना नहीं होता, वीक फोर्सेस से हेल्ड होना होता है, तो इसलिए लो टेम्परेचर पे वो बन जाएगा। केमिकल में थोड़ा सा फर्क है, केमिकल में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन चाहिए, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जनरली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है, तो उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छा होता है। तो आप कह सकते हो केमिस ऑप्शन इज फेवर्ड जनरली एट हाई टेम्परेचर, वेयर फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज जनरली फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। ठीक है, मोटा मोटा डिफरेंस समझ में आ गया। क्योंकि फिजिकल में कोई बॉन्ड नहीं बनना होता तो हाई टेम्परेचर पे डिसऑप्शन आ जाएगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन में पहले टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छे से होगा, तो केमिस ऑप्शन अच्छे से होगा। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लिखोगे इट इज जनरली फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे फेवर करते हैं, और उसे लिखेंगे जनरली फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। पॉइंट्स कल और आज के इधर उधर हो जाएंगे, तभी मैंने ना नए सिरे से शुरू करवा लिया। अब बोलोगे सर ये तो कल कुछ और था, फोर्थ में को भी नहीं याद, पर आप इकट्ठे कर लेना, टोटल 9-10 डिफरेंस बन जाते हैं वैसे तो, हाँ 10 डिफरेंस के आसपास बन जाते हैं। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा अभी समझा दूं, नहीं तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर तो आपको क्लियर होते जाएंगे, कुछ चीजें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी, इसलिए डिफरेंस भी धीरे धीरे समझ आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा ये डिफरेंस आप एक और ऐड कर सकते हो, तो अभी मैं जितने हो सकते हैं समझा सकता हूँ समझा देता हूँ, ये भी आपको और अच्छे से समझाऊंगा मैं, ये फोर्थ पॉइंट भी और अच्छे से समझाऊंगा, आप याद रखना टेम्परेचर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जनरली लो टेम्परेचर पे फेवर होता है, ये जनरली हाई टेम्परेचर पे फेवर होता है। फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फिजिक्स ऑप्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, तो लो टेम्परेचर पे आराम से हो सकता है, तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स ऑप्शन। ठीक है, उसमें तो बॉन्ड फॉर्मेशन चाहिए, अभी आपको बताया टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर केमिस ऑप्शन। ठीक है, कंसिडरेबल या कह लो सम अमाउंट, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर केमिस ऑप्शन।
बहुत टाइम जा रहा है यार, है ना, डिफरेंस में 15 मिनट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, अब करना तो है, किसी इजी टॉपिक में कम टाइम लगा लेंगे, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। 6th, नॉट स्पेसिफिक एट ऑल। ये मैंने आपको शायद कल भी बता दिया था भी। इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे हम फ्रेंड बनाते हो इतने चूज ही नहीं होते, कोई भी हमारा फ्रेंड बन जाता है जनरली, ठीक है, बन जाता है जनरल, हम सबसे मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं। लेकिन जब हम किसी से अपना कोई क्लोज रिलेशनशिप बनाना होता है, राइट, लाइक मैरिज प्रपोजल ही होता है, दो इंसानों की शादी होती है, तो फिर वो बड़ा मतलब दे टेंड टू लुक इनटू ईच अदर फैमिलीज वेरी क्लोजली, और अच्छे से आजकल तो करते हैं, है ना, मतलब अब तो इतना नहीं रहा, पुराना टाइम नहीं रहा, तो मतलब कोई अच्छा केमिकल बॉन्ड बनाना हो तो वो काफी स्पेसिफिक हो जाता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन बनाना हो तो कोई स्पेसिफिक नहीं होता, रेंडमली हम किसी से भी कोई भी फिजिकल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हमने कोई भी सामान खरीदना है तो हम एक शॉपकीपर से नहीं मिलेगा, दूसरे से खरीद लेंगे, लेकिन केमिस्ट ऑप्शन में हम सामान नहीं खरीद रहे, हम कोई जैसे शादी की बात मैंने आपको बताई, या जैसे अब किसी मतलब जैसे आपको एक स्पेसिफिक पेरेंट्स नहीं है भगवान ने, तो वो आपका एक स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, राइट। तो यू गॉट माई पॉइंट ना, तो इट इज नॉट स्पेसिफिक एट ऑल, इट इज हाईली स्पेसिफिक एट ऑल। अरे जिस एड्सॉर्बेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वही एड्सॉर्ब होगा, और कोई नहीं एड्सॉर्ब होगा, फिजिकल में कोई भी एड्सॉर्ब हो सकता है, तो हाईली स्पेसिफिक, ठीक है जी, नॉट स्पेसिफिक एट ऑल, हाईली स्पेसिफिक, राइट। 6 पॉइंट हुए क्लियर, कुछ पिछले वाले भी आ गए होंगे, कुछ नए भी आ गए होंगे, 2-3 तो और ऐड करता हूं, करो ये डन, करें फिर इसे। अब कितनी देर में मार्कर में इंक डालता हूं, 2 मिनट है आपके पास, फटाफट कर लो। चले, डाल दी इंक। अच्छा ये भी 6 था, इधर 5th लिख दिया गलती से। 7th पॉइंट कर दूं रब। 7th point is physics option can result in the formation of multi layers। क्योंकि आपको पता है अब आप जैसे मैंने घर पे अभी कंस्ट्रक्शन करवाई है, मैंने आपको समझा रहा था एग्जांपल, ये डे टू डे लाइफ वाली एग्जांपल्स एप्लीकेबल होती है केमिस्ट्री पे। पहले तो कोई ये मत आर्ग्यू करना सर आप डे टू डे लाइफ वाली एग्जांपल्स कैसे जोड़ सकते हैं, लॉजिक चलते हैं, लॉजिक वो जो वैसे लॉजिक वहां पे है वही लॉजिक यहाँ पे है। तो मैंने अगर फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है भी, एक दुकान से सामान ने मिला, जैसे पार्टी करनी है, हमने बर्थडे पार्टी करनी है, तो एक से केक ले लिया, दूसरे से पैटीज ले ली जिसका आपको टेस्टी लगता है सामान, तो वट एवर, है ना, यू कैन बाय वेरियस थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, अलग अलग दुकानदारों से आप चीजें खरीद सकते हो। फिजिक्स ऑप्शन में एक एड्सॉर्बेंट के ऊपर कई एड्सॉर्बेंट आके जुड़ सकते हैं, तो मल्टी लेयर्स फॉर्म होती है जनरली, और वीक फोर्सेस होती हैं, कोई स्पेशल बॉन्ड तो होता नहीं। केमिस्ट ऑप्शन में ऐसा नहीं होता, केमिस्ट ऑप्शन में एक एड्सॉर्बेंट के ऊपर आके जुड़ता है, वो केमिकल बॉन्ड बना लेता है, तो क्या होता है उसका सरफेस होता है, और फिर अलग अलग कोई नया एड्सॉर्बेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। फिजिकल में होती है, क्योंकि फिजिकल में वो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर भी बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है, क्योंकि उसमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता इन्वॉल्व, राइट। समझ गए आप मेरी बात। तो फिजिक्स ऑप्शन में हम लिखेंगे मल्टी लेयर्स आर फॉर्म्ड, multi layers of adsorbate on adsorbent, multi layers of adsorbate on adsorbent। और केमिस्ट ऑप्शन में क्या बोलेंगे, मोनोलेयर या सिंगल लेयर, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व, वो तो बता ही दिया मैंने आपको, adsorbate on adsorbent, ठीक है जी। तो मल्टी लेयर, सिंगल लेयर बोल लो, और या वर्ड क्या बोल सकते हो, मोनोलेयर भी बोल सकते हो।
मल्टी लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन एड्सॉर्बेंट या सिंगल लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन एड्सॉर्बेंट, राइट। चलिए आगे, 7 पॉइंट हो गए। हाँ फटाफट फिनिश करें। 8वां, पॉइंट हम ये लिख सकते हैं भी, जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया। तो एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम सरफेस पे होती है, एड्सॉर्प्शन में आपको पता है सरफेस पे थोड़ी बहुत 1-2 मॉलिक्यूल अंदर भी जाते हैं बल्क में। तो सरफेस पे रिएक्शन होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो रिएक्शन भी नहीं होता, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स से हेल्ड है। तो एड्सॉर्बेट की जो स्टेट होती है सरफेस पे और बल्क में सेम होती है, बल्क में चाहे एक आध मॉलिक्यूल जाएगा लेकिन सेम रहेगी। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, हाँ फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो सरफेस पे स्टेट होगी एड्सॉर्बेट की, वही एड्सॉर्बेंट वही सरफेस पे होगी, वही बल्क में होगी। लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, हाँ फिजिकल एड्सॉर्प्शन में सेम रहेगी, केमिकल में बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से सरफेस पे एड्सॉर्बेट कोई और स्टेट में होगा और अंदर कोई और होगा। शायद मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, मैं दोबारा समझाता हूँ, सुनो। जैसे मान लो O2 गैस एड्सॉर्ब हुई, एक एग्जांपल ही देता हूं मैं पहले, फिर पॉइंट लिखाता हूं। किसके सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे, प्लेटियम, प्लेडियम, और मान लो ये केमिसॉर्प्शन है, होता है, ठीक है। नोबल मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, Ag, Au, प्लेटिनम के सरफेस पे O2 गैस आके एड्सॉर्ब होती है। तो मान लो ये सरफेस है किसका, मैं अलग कलर से बनाता हूं। मान लो ये सरफेस है किसका, गोल्ड का, सिल्वर का, चलो Ag लिख दिया। तो जब इसके ऊपर O2 गैस आके एड्सॉर्ब हुई तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, वो बन गई O2 पॉजिटिव। लेकिन जब वो एक आध मॉलिक्यूल जो उसका बल्क में गया, वो O2 की फॉर्म में ही है। आप देख रहे हो ना, सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल बना दिए, बल्क में एक मॉलिक्यूल बनाया है। किसकी एग्जांपल एड्सॉर्प्शन की, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो केमिसॉर्प्शन है। लेकिन सरफेस पे क्या है, O2 पॉजिटिव, बल्क में क्या है, O2, यानी कि एड्सॉर्बेट की स्टेट केमिसॉर्प्शन में सरफेस पे अलग है और बल्क में अलग है। फिजिकल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जो एड्सॉर्बेट की स्टेट सरफेस पे होगी वही बल्क में होगी, ठीक है। और मैं पॉइंट क्लियर कर दूं जिनको नहीं क्लियर होगा, कंसेंट्रेशन मैक्सिमम सरफेस पे होती है, एक आध मॉलिक्यूल बल्क में भी होता है, ठीक है। तो ये एड्सॉर्प्शन में होता है। और अगर सरफेस और बल्क दोनों में बराबर हो तो वो एब्सॉर्प्शन है, जो लेक्चर नंबर 1 में बताया था। क्या है वो, एब्सॉर्प्शन। आज हम क्या कर रहे हैं, एडसॉर्प्शन, और डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यही मैं समझाना चाह रहा था, इसी को आप ड्रॉ कर लीजिएगा और पॉइंट बनेगा, स्टेट ऑफ एड्सॉर्बेट is same on the surface as in the bulk. State of adsorbate is same on the surface as in the bulk. और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे state of adsorbate is different from the surface as in the bulk. मतलब एड्सॉर्बेट की स्टेट सरफेस पे कुछ और होगी, बल्क में कुछ और होगी, तो वो क्या होगा, केमिसॉर्प्शन होगा। स्टेट ऑफ एड्सॉर्बेट डिफरेंट फ्रॉम द सरफेस एज इन द बल्क। हाँ, सरफेस पे अलग स्टेट होगी, बल्क में अलग होगी। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया O2 Ag Au या प्लेटिनम के सरफेस पे आ रहा है, तो सरफेस पे O2 पॉजिटिव के नाम से आ रहा है, मतलब O2 पॉजिटिव बन गया, बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बल्क में O2 ही है, तो ये केमिसॉर्प्शन के एग्जांपल है। आप बना लो 8 पॉइंट, 8 पॉइंट, बस 7 8 पॉइंट बहुत है, सफिशिएंट है। 1-2 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे धीरे धीरे, अभी इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं, जब आपको समझाएंगे आगे तो और ऐड कर देंगे। एक मैं अब आपको एग्जांपल समझाता हूँ फिजिक्स ऑप्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन की। ये आपकी नॉलेज के लिए नहीं है, डिफरेंस में नहीं लिखने की जरूरत, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए यार, सर ये फिजिकल है और ये केमिकल है, ठीक है। वो आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये 2 पॉइंट्स करो नोट करो, मैं पानी लेके आया 1 सेकेंड में।
चलें बच्चों, ठीक है। तो ये हम पॉइंट्स करते हैं रब। अब आपको एग्जांपल देता हूं फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल की, दिमाग में बिठा लो। हाँ, ऐसे फिजिकल होता है, ऐसे केमिकल होता है, या ये कुछ उदाहरण है फिजिकल की, ये उदाहरण है केमिकल की। फिर हम करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, 4 से 5 फैक्टर हैं, होप आज सारे हो जाए, नहीं तो 2 या 3 तो हो ही जाएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, बस उसके बाद एक फैक्टर रह गया एप्लीकेशंस, वो बहुत इजी है, वो आपको वैसे ही आ गई, मैं आपको बोल दूंगा और आप समझ जाओगे। बस एब्जॉर्प्शन फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट क्लास, एक क्लास में और। हाँ हाँ, फोर्थ में एब्जॉर्प्शन ओवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, 99%, 1-8% रह गया तो रह गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं भी, जो चारकोल है। यार कल मैंने क्लास में शायद चारकोल के स्पेलिंग्स भी गलत लिख दिए थे, पिछली क्लास में चेक कर लेना। हाँ, तो चारकोल जब वो गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, याद रखना, ये एप्लीकेशन की फॉर्म में भी अभी बता देता हूँ। चारकोल ना यूज होता है माइंस की में, कौन सी माइंस में चारकोल यूज होता है? कोल माइंस में गैस मास्क बनाने के लिए यूज करते हैं उसे। तो गैस मास्क का क्या काम होता है? वो गैस मास्क क्या करता है, जो वर्कर है वो कोल माइंस के अंदर जाता है, तो उसको पॉइजनस गैसेस ना इनहेल करने को एक गैस मास्क पहन लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिल्टर्ड एयर, प्योरिफाइड एयर उसको ब्रीदिंग के लिए मिलती है। चारकोल इज यूज्ड। हाँ, तो एप्लीकेशन में एग्जांपल लिख लो, एप्लीकेशन भी है ये, याद रखना। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल भी है और एप्लीकेशन भी है। इट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन। चारकोल इज यूज्ड इन गैस मास्क। Charcoal is used in gas mask in coal mines to get purified air. Which is an example of physisorption, जो मैं important बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, which is an example of, मतलब एग्जाम्पल भी समझा रहा हूं आपको और वो भी बता रहा हूं, फिजिसॉप्शन की एग्जाम्पल भी बता रहा हूं और एप्लीकेशन भी बता रहा हूं। तो ये फिजिसॉप्शन है। ठीक है, और या फिर मैंने कल आपको बताया था चारकोल फेस वॉश में यूज होता है, राइट? फेशियल्स में फेशियल किट भी आती है चारकोल, तो वो क्या करते हैं, कलर सब्सटेंस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर डीकलराइज करने का काम करते हैं, वहां पे यूज होता है। तो फिजिसॉप्शन है। लेकिन केमिसॉप्शन में, हाँ, जैसे मैं अभी बता रहा था, केमिसॉप्शन की एग्जांपल समझना। O2 को नोबल मेटल्स एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे प्लेडियम, गोल्ड, सिल्वर, दिस इज सिल्वर, दिस इज गोल्ड, प्लेटिनम। तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ केमिसॉप्शन। ठीक है, एक और है, O2 ग्रेफाइट के सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है, तो मैं आपको इसे बना के दिखाता हूं। मान लो ये ग्रेफाइट का सरफेस है, हालांकि ब्लैक कलर का होता है, तो कार्बन ब्लैक कलर से हम बना सकते हैं ग्रेफाइट का सरफेस। तो ग्रेफाइट का सरफेस हो गया ब्लैक कलर का, और इस ग्रेफाइट के सरफेस के ऊपर O2 गैस आ रही है, मान लो ये ब्लू कलर से आई। तो O2 जब कार्बन से रिएक्ट करती है तो बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इसे हाफ O2 लिख सकते हो, तो हाफ O2 प्लस C बिकम CO। तो यहाँ पे अब CO के मॉलिक्यूल्स है, तो CO के मॉलिक्यूल्स को मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ, CO CO CO। तो सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल्स आ गए? CO के मॉलिक्यूल्स आ गए। केमिसॉप्शन हो गया, समझ रहे हो? बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, नया कंपाउंड बन गया। अब अगर मैं इस चारकोल के ऊपर जो गैसेज एब्जॉर्ब है उसे रिवर्स कराने की कोशिश करूँ, याद है ना मैंने पॉइंट बताया था रिवर्सिबल, तो मैं इसे हीट करूंगा तो डिसॉप्शन फेवर होगी, यानी कि जो एब्जॉर्बेट है वो हट जाएगा एब्जॉर्बेंट से, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवर्सिबल है। यहां पे अगर मैं इसे रिमूव करवाने की कोशिश भी करूंगा तो CO रिमूव होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अलग ऑक्सीजन अलग से नहीं रिमूव होगा, CO रिमूव होगा, यानी कि इरिवर्सिबल हुई ना, क्योंकि अब नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो CO बन चुका है। तो कार्बन, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन अब अलग नहीं कर सकते आप, अगर CO रिमूव करोगे तो। इसीलिए से मैंने क्या बोला था,
इरिवर्सिबल है ये, समझे? तो फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल में आती है, इरिवर्सिबल में आती है। तो चारकोल यूज इन गैस मास्क और एज अ फेशियल किट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। O2 एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, या O2 ऑन द सरफेस ऑफ ग्रेफाइट, ये भी एक एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, ये भी केमिस्ट ऑप्शन की एग्जांपल है। तो अगर आप इसे रिवर्स कराने की कोशिश करो, आप रिवर्स नहीं करा सकते क्योंकि अब CO रिमूव होगा, C और ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे, CO रिमूव होगा, इसीलिए इट्स एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये है फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन, ठीक है जी। वन इज रिवर्सिबल, वन इज इरिवर्सिबल, डन। तो ये कुछ एग्जांपल्स होगी, 7-8 डिफरेंसेस आपको समझा दिए। यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया हाउ फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन बिहेव्स, ओके। डिफरेंस एक दो और भी बन सकते थे, मैं धीरे धीरे आपको ऐड करवाऊंगा, फिलहाल इतने समझो। चलो ये नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। बस मैं अब इसे रब करता हूं, चेक करो फटाफट। ये इंपॉर्टेंट है। O2 जब C के ऊपर एड्सॉर्ब हुआ तो CO बन गया, अब हटाओगे तो CO हटेगा, C नहीं हटेगा, यानी कि वो इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल बन गई बात। आ रहा है मजा कुछ पढ़ने का? गुड, चलो आगे। चलिए जी, फिजिकल केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसमें ऑलमोस्ट 2 लेक्चर निकल फिनिश होने को आया, बड़ा इंपॉर्टेंट था, दोबारा बोल रहा हूं, अच्छे से करना। नेक्स्ट करते हैं जी फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। अच्छा यार बच्चों, अब ना एक बड़ी कमाल की चीज आने वाली है, शायद आज पहुंच जाए या कल तो पहुंच जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसका नाम है फ्रूडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। बड़ी कमाल की है वो आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी, वो फैक्टर्स में ही आती है। क्या बोला मैंने? फ्रूडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रूडलिच साइंटिस्ट का नाम है और उसने बिहेवियर स्टडी किया था रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन का वर्सेस प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी ग्राफ हो, उसे आइसोथर्म बोलते हैं। याद होगा, आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, ठीक है, 11th में थे। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आती है, कंपटीशंस में भी आती है। बाकी भी इसके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं उसके, पर वो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रूडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रूडलिच बाद में करेंगे, पहले हाँ इसी का पार्ट है, फैक्टर्स का ही पार्ट है। कौन कौन से फैक्टर्स एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? तो 3 से 4 फैक्टर हैं, 4 से 5 फैक्टर हैं। इजी करके समझाता हूं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट फैक्टर का नाम है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, कौन एड्सॉर्बेट अच्छा होता है, किसकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होती है, किसकी एड्सॉर्प्शन कम होती है? आप समझते हो ना, अलग अलग गैसेस हैं, तो कोई ज्यादा एड्सॉर्ब करती है, कोई कम एड्सॉर्ब करती है, किसी की एड्सॉर्प्शन ज्यादा, किसी की एड्सॉर्प्शन कम। तो क्या फैक्टर आया? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। ये मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, याद रखना। केमिकल में कोई भी एड्सॉर्बेट किसी भी एड्सॉर्बेंट से हो सकता है, लेकिन केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए, तो उसके बारे में कम पता है, उसके बारे में तो बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसके बारे में पूरा पता है, ठीक है जी। तो इसमें ये फाइंड किया गया भी जिसके गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, जिसके गैस के मॉलिक्यूल्स में, हाँ, तो ज्यादातर गैस एड्सॉर्ब होते हैं सॉलिड के ऊपर। तो ये भी एक एग्जांपल याद रख लो। एड्सॉर्प्शन में 99% कॉन्सेप्ट में क्या होता है, गैसेज आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो गैस जनरली एड्सॉर्बेंट का काम करती है, सॉलिड एड्सॉर्बेंट का काम करता है। तो बड़ी एड्सॉर्बेंट वो गैसेज होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑब्वियसली जितना हाई होगा, उसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी ज्यादा होगी। पता है ना आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके अभाव आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप प्रेशर अप्लाई कर लो। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं और नजदीक होने से वो लिक्विफाई हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर किसी का, अगर आप मान लो आप किसी टेम्परेचर से ज्यादा चले गए, अगर किसी गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, फिर आप उसे लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो जितना हाई होगा उतना उसे लिक्विफाई करना आसान होगा। लिक्विफाई करना आसान होगा मतलब उसके मॉलिक्यूल इसीलिए आसान होगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर तभी हाई होगा अगर उसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी सारी बातें? तो यहां पे आप लिख सकते हो हायर द अट्रैक्टिव फोर्सेस,
तो इसको ना आप वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए से भी जोड़ सकते हो। याद है यार 11th में वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन होती थी P + A / V² V - V = RT। 1 मोल के लिए n मोल्स के लिए n डाल देते थे। तो जितना A एक वॉन्डरवॉल कांस्टेंट था, A इज अ वॉन्डरवॉल कांस्टेंट व्हिच मेजर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। तो जितना A ज्यादा होगा किसी गैस का, तो मतलब ऐसा आपको मतलब निकालने के लिए नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए which gases will be taken as a good adsorbate having high A high B, कुछ ऐसा ऑप्शन बना सकता है। तो having high value of A means van der Waals constant for the attractive forces between the gas molecule। तो मैं वहां से आपको याद करवा रहा हूं, ठीक है। So higher the attractive forces between the molecules of gas, higher is their liquefiability, higher is their extent of liquefaction, ऐसे लिख सकते हो, उतना उनको अच्छा लिक्विफाई किया जा सकता है। higher is the adsorption, ठीक है। तो जितना किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, हाँ, this can also be measured in terms of critical temperature। higher the attractive forces between the molecules of gas, higher is their extent of liquefaction, higher is adsorption। अरे यार जितना वो इजीली लिक्विफाई होंगे उतना ही ज्यादा उनका एड्सॉर्प्शन होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, as critical temperature increases, ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पे वो क्रैम करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको पता होना चाहिए। मान लो आपको क्वेश्चन आएगा गैसेस का उनका क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन होगा, समझा करो बात को, क्रैम नहीं करना, कुछ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही जरूरी है कॉन्सेप्ट की। क्रैमिंग तो मेरे को भी किसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, हाँ इतना पता है भी, जैसे SO2 है उसकी लिक्विफिकेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NH3 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CO2। अब वो बोलोगे सर क्यों, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो पोलर है उनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, मोलर मास भी ज्यादा है तो वॉन डेर वाल्स बढ़ती है। SO2 का मोलर मास 64 है, समझ रहे हो बात को। पोलर भी SO2, अमोनिया भी पोलर है, पिरामिडल शेप है, ठीक है। याद है ना 11th में बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, अमोनिया इज अ पोलर गैस, पोलर मॉलिक्यूल। CO2 नॉन पोलर है लेकिन मॉलिक्यूलर मास हाई है, C डबल बॉन्ड O है, डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाते हैं। तो फिजिक्स भी पढ़ लिया आपने, दो डायपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करते हैं, कट जाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है ना डायपोल मोमेंट। आ रही है बातें समझ में। तो आपको बस इतना याद रखना है भी एंड में जो पैरामीटर होता है वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। जितना किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उतनी उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, उतनी उसकी लिक्विफिकेशन ज्यादा, उतनी उसकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा। बस ये चीज आपको नटशेल में याद रखनी है, ठीक है। दोबारा तो नहीं पूछना पड़ेगा। और अगर कंपटीशन में कोई और क्वेश्चन बनता है तो आप बोल सकते हो जिसका जितना उसका वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट है ज्यादा, उतनी उसकी लिक्विफिकेशन ज्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, एड्सॉर्प्शन ज्यादा। ओके, ज्यादा तो बता दिया, बहुत सारी चीजें आप समझ जाओगे यार, इंटेलिजेंट बच्चे हो। सो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना क्या बढ़ता जाएगा, critical temperature increases, ease of liquefaction increases, ठीक है जी। इसमें ऑब्वियसली ए भी इंक्रीज हो रहा है, ए यानी कि वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट इंक्रीजेस, वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस। Van der Waals constant for attractive forces increases, ease of liquefaction increases, hence adsorption, yes, this is the climax point, adsorption increases। समझ गए भाई बहनों, चलो गुड है, अच्छे से नोट कर लो। ये पहला फैक्टर हो गया, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट। जितनी गैस ज्यादा लिक्विफाइड, कैसे पता चलेगा, जितना हाई उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। जिनको क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं पता वो मैं लिख देता हूं अलग से, वो टेम्परेचर जिसके अबव गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। द टेम्परेचर अबव विच, दिख रहे ना, गैस कांट बी लिक्विफाइड, हम बोलते हैं क्या, टेम्परेचर
क्रिटिकल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर। सॉल्यूशन से ज्यादा एनर्जी डालनी शुरू कर दी अब मैंने, तो आपको और अच्छे समझ में आना चाहिए अब टॉपिक, राइट। पहले भी अपनी तरफ से डाल रहा था, अब मेरे को महसूस हुआ शायद एनर्जी कम है तो मैंने और एनर्जी डालनी शुरू करी है क्लासेस में। The temperature above which a gas can't be liquefied is called critical temperature. तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, लिक्विफिकेशन ज्यादा, एड्सॉर्प्शन ज्यादा। चलो शाबाश, हो गया। तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। चलें आगे। सेकंड का नाम है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। बहुत इजी फैक्टर है। जिस सरफेस के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं होता, बस ऐसा होता है भी जितना सरफेस, कुछ सरफेसेस बहुत बढ़िया एड्सॉर्बेंट है और कुछ सरफेसेस अच्छे एड्सॉर्बेंट नहीं है। बस अनबैलेंस फोर्सेस होती हैं सरफेस के ऊपर, तो वो अच्छे एड्सॉर्बेंट माने जाते हैं। तो याद रखना है आपको, चारकोल एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में ऐसा ही याद रखना है, अनबैलेंस फोर्सेस। इसमें मैं ऐड भी कर सकता हूँ, हाँ चलो आप ये भी कर सकते हो, तो हम अलग से पॉइंट नहीं बनाएंगे। इसमें आप याद रखना भी वो पोरस सरफेस हो, पोरस मतलब उसके अंदर होल्स हो, वो रफ सरफेस हो, रफ होने से अनबैलेंस फोर्सेस सरफेस पे ज्यादा होती हैं। पोरस हो, रफ सरफेस हो, हीटेड हो, छोटे मॉलिक्यूल्स में हो। हीटेड छोटे मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसा होता है भी जैसे एक सिंपल ऐसा वाला चारकोल होता है, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं जैसे कोल्स के मान लो, और एक उसका जैसे कोल का छोटा सा मसाला होता है, छोटे फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। तो ये हीट करके बनाया हुआ है, जिसे आप राख बोल सकते हो। राख नहीं बोलते हम, ठीक है। तो ये बड़े बड़े कोल के पीसेज हैं और ये राख है, सुलगती हुई राख है, हीट करके बनाई हुई है। तो ये अच्छी एड्सॉर्बेंट है और ये कम अच्छा एड्सॉर्बेंट है। एक तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, इससे सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, मैं इसे सरफेस एरिया में भी समझाने वाला था। और ये हीट होने की वजह से बाकी चीजें जो इसमें ऑलरेडी एड्सॉर्ब थी, मतलब ये थोड़ा हीटेड चारकोल है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स। तो एक तो इसके अंदर जो ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड गैसेस थी वो निकल चुकी हैं, दूसरा इसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, तो ये इससे अच्छा एड्सॉर्बेंट हो गया। ठीक है जी। तो बस आपको याद रखना है, चारकोल, सिलिका जेल, क्ले और कुछ एलम्स। चारकोल, सिलिका जेल, क्ले, एलम का मतलब फिटकड़ी सॉल्ट्स होते हैं, डबल सॉल्ट्स बोलते हैं एलम्स को। These are few best adsorbents and they should have unbalanced forces, rough surfaces, more surface area, है ना, make them good adsorbent। तो आप adsorbent के अंदर लिखोगे चारकोल, सिलिका जेल, clay, alums are considered as गुड एड्सॉर्बेंट। ठीक है, क्योंकि बस ये करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पोरस नेचर। हाँ, एक चीज इनमें कॉमन होती है, ये सारे पोरस नेचर के होते हैं, मतलब इनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो होल्स होने की वजह से ये बड़ी अच्छी एड्सॉर्प्शन करवाते हैं, राइट। तीसरा इसी के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। तीसरा फैक्टर इसी के अंदर मैं इंक्लूड कर लेता हूं, आप यहां पे ही बना लेना डायग्राम। फैक्टर का नाम है सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। यार जितना सरफेस, क्योंकि ऑब्वियसली एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है, ये चैप्टर का क्या नाम है, सरफेस केमिस्ट्री। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। सरफेस एरिया कब ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी चारकोल और फाइन पार्टिकल्स ऑफ चारकोल, हीटेड चारकोल में इसका सरफेस एरिया ज्यादा है क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो बड़े बड़े लम्प्स हैं चारकोल के।
क्योंकि छोटा होने से एक तो सरफेस एरिया बढ़ गया और ये हीटेड है तो वैसे ही एक्टिवेटेड भी हो गया। क्या हो गया? एक्टिवेटेड चारकोल भी बोल सकते हो उसे। हीटेड चारकोल फाइन पार्टिकल्स ऑल्सो नॉन एज एक्टिवेटेड चारकोल। यार एक्टिवेशन का मतलब दो चीजों से होता है, ध्यान से सुनना। ये अलग से पॉइंट भी बना सकते हो आप, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स अलग से भी बन जाते हैं। आपको बोलेगा एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। किसी भी सरफेस को, जैसे मैं आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता हूं बाय गिविंग डिफरेंट एग्जांपल्स, इट इज कॉल्ड मोटिवेशन ऑफ अ स्टूडेंट। ऐसे ही किसी एड्सॉर्बेंट को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, उसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के। नंबर वन, उसको हीट करके ताकि उसके पोर्स के अंदर जो ऑलरेडी ट्रैप्ड मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के या किसी भी सब्सटेंस के, वो रिमूव हो सके ताकि वो नए एड्सॉर्बेंट को एड्सॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाए। समझे? तीसरा, आप उसके सरफेस को रफ बना सकते हो किसी से रगड़ के। क्या बना सकते हो? रफ बना सकते हो। ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। आई बात समझ में? तो तीसरा फैक्टर फिलहाल मैं बता रहा हूं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में आप लिखोगे मोर द सरफेस एरिया मोर द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या लिखोगे? मैं लिख रहा हूं यहां पे ब्लू मार्कर से, मोर द सरफेस एरिया मोर इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। बस फिनिश करते हैं। मोर द सरफेस एरिया मोर इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो उसकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होती है जितना जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो। ओके, गॉट इट? तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतनी उसकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा। अब यार एक एग्जांपल सोचो, एक ग्लास है। ग्लास कैसे बनता है? हाँ, ये ठीक है। तो ये उसके अंदर ऐसे लिक्विड है। तो ग्लास के अंदर जो लिक्विड है, और मैंने लिक्विड को नीचे फर्श पे फेंक दिया, ठीक है, और मतलब बाहर धूप में रखे हैं दोनों। तो बताओ किस केस में इवेपोरेशन ज्यादा होगी, इस केस में कि इस केस में? हाँ, इस केस में ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है और यहाँ पे तो सरफेस एरिया सिर्फ इतना है, इतना सरफेस एक्सपोज है सनरेज को, ये सारा सरफेस एक्सपोज है सनरेज को। तो यहाँ पे भी वही बात बता रहा हूँ, ये कम सरफेस एरिया है, और अगर उसे फाइन पार्टिकल्स में आप तोड़ दोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो उसकी एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी। बस आप याद रखना, मोर द सरफेस एरिया मोर इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एज आप लिख सकते हो, एड्सॉर्प्शन इज अ व्हिच फिनोमिनन? सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिनन है, तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना एड्सॉर्प्शन का रेट ज्यादा। 3 फैक्टर हो गए। एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, अभी बता रहा था एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो आप एड्सॉर्बेंट को क्या करोगे? एक्टिवेट करोगे और ज्यादा एड्सॉर्प्शन के लिए। जैसे हम टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है और ज्यादा पढ़ने के लिए, सबको मोटिवेशन की जरूरत होती है, ठीक है। सम एवरीवन गेट्स नेगेटिव, सम टाइम गेट नेगेटिव इन लाइफ, है ना, तभी इतने सुबह व्हाट्सएप पे वो पॉजिटिविटी वाले मैसेज आते हैं। हालांकि आधे से ज्यादा बोर करने लग जाते हैं, बट फिर भी आते हैं। वो इसीलिए आते हैं भी आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। और ये नेट वाली कंपनीज खुद ही बनाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो उन चीजों में ही, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग करके वो सारा नेट ब्लॉक कर लेते हैं। चलो, हमारा पॉइंट क्या था? एक्टिवेशन। हाँ, तो मैंने अभी बताया एक्टिवेशन करने के लिए आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए आप उसे और फाइन तोड़ लो। पहला पॉइंट, बाय फाइनली चॉपिंग द पार्टिकल, ठीक है। जैसे सब्जी बनाने के लिए भी आप क्या करते हो? चॉप कर लेते हो उसे और छोटा छोटा, और चॉपिंग हाथ से आजकल तो मिक्सर में ही सारा करके वो ग्रेवी सी बना के सीधा डाल देते हैं, ठीक है। किसकी? वो जिंजर, गार्लिक, अनियन सब पूरा पेस्ट बना के डाल देते हैं, सो दैट वो जल्दी से आपकी सब्जी तैयार हो जाए। गुड, तो मोर एड्सॉर्प्शन होगा अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा। बाय फाइनली चॉपिंग द पार्टिकल्स। नंबर 2, आप उसे हीट कर सकते हो। हीट करने से क्या होगा? उसके अंदर जो ऑलरेडी इम्प्योरिटीज है वो सारी निकल जाएंगी। आप उसके सरफेस को रब कर सकते हो, रब करके रफ बना सकते हो। will also increase the extent of adsorption. So these factors increase the extent of adsorption. So बस मैं ये 4 फैक्टर्स पे समराइज कर रहा हूँ। 2 फैक्टर रह गए, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे भी इंपॉर्टेंट है और वो थोड़े से एग्जाम में आने वाले हैं। इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट फैक्टर ही था, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। उसका पक्का क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है। बाकी सारे नॉलेज के लिए पता होने चाहिए, कहीं पे कोई क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है वो फर्स्ट फैक्टर था, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट वाला, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वाला, ठीक है।
सेकंड सोसो है, थर्ड सोसो है, फोर्थ सोसो है। हाँ, एक्टिवेशन कैन बी डन बाय नंबर 1 इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया बाय फाइनली चॉपिंग द पार्टिकल, है ना। नंबर 2 बाय हीटिंग द एड्सॉर्बेंट, उसके को हीट करके और छोटे छोटे पार्टिकल्स में चॉप अप कर दो। बाय रबिंग, ठीक है, रफ सरफेस हैव मोर एड्सॉर्प्शन एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस, याद रखना। बाय रबिंग टू मेक इट्स सरफेस रफ, ठीक है जी। तो रफ होने से एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया बाय चॉपिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। दिस विल हैव लेस एड्सॉर्प्शन, दिस विल हैव मोर एड्सॉर्प्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नोट करो पॉइंट, फिर आपसे एक आध बात करते हैं, फिर सी ऑफ करते हैं। चारकोल, सिलिका जेल, क्ले, एल्म्स आर कंसिडर्ड एज गुड एड्सॉर्बेंट बिकॉज ऑफ देयर पोरस नेचर। चारकोल ऐसे है तो कम करेगा, सुपर राख बन जाता है जब वो, तो फिर वो ज्यादा एड्सॉर्प्शन करता है, क्योंकि एक तो वैसे ही वो गर्म होता है, गर्म होने से उसमें ज्यादा एड्सॉर्प्शन होती है और उसमें अंदर जो भी एड्सॉर्बेंट पहले था वो निकल चुका है, एड्सॉर्बेट, ठीक है जी। तो वो ज्यादा एड्सॉर्प्शन करेगा और उसका सरफेस एरिया भी बढ़ चुका है। ये एग्जांपल बता रहा था, यहाँ पे पानी कम इवेपोरेट होगा, जहाँ पे ज्यादा इवेपोरेट होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया ज्यादा है, राइट। तो बस ठीक है जी, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट